अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो है फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिर्फ पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया था ब्रीफली, और उनके जो है नेम्स के मुतालिक हमने जो है वो ड्यूरेशन के साथ डिस्कशन की थी। आज हमने जो है इनको थोरली डिस्कस करना है और वन बाय वन एक एक फेज़ को जो है वो कम्प्लीटली हमने इलेबोरेट करना है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारी सबसे पहली फेज़, जैसा कि आप लोगों को कल भी मैंने बताया था, कि है फॉलिक्यूलर, जिसे हम प्री ओव्यूलेटरी फेज़ भी कहते हैं। और हम इसे प्री ओव्यूलेटरी फेज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओवुलेशन से पहले वाली स्टेज होती है। सबसे पहले जो हम मैकेनिज़्म के लिहाज से चलेंगे, एक सिक्वेंशियल वे में आज डिस्कशन होगी कि सबसे पहले प्यूबर्टी पर पहुंचने पर, जब एक फ़ीमेल प्यूबर्टी के लेवल तक पहुंच जाती है, यानी कि 12 to 14 एज, अब ये जो है एज फ्लक्चुएट भी हो सकती है और उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन देंगे। तो इंटीरियर पिट्यूटरी जो है प्यूबर्टी पे आकर FSH रिलीज़ करता है, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। नेम से ही इंडिकेट हो जाता है कि ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कर रहा है, जो कि यहाँ पर लिखा है कि इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। अब वहाँ पर सेवरल प्राइमरी फॉलिकल्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं और स्टिमुलेट होते हैं विद दिस हार्मोन, लेकिन उनमें से कोई एक ही फॉलिकल होगा जो कि उन सब में बेस्ट कंसीडर किया जाएगा और आगे ओजेनेसिस के प्रोसेस में, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करके आ चुके हैं, उसमें इन्वॉल्व होकर हमें ओवम जो है वो प्रोड्यूस करवाएगा एक फीमेल की बॉडी में। तो ये सेकेंड पॉइंट ये है हमारे पास कि ओनली वन प्राइमरी फॉलिकल ग्रोज, ये बात भी क्लियर हुई। थर्ड हमारे पास पॉइंट है कि रिमेनिंग ब्रेक डाउन बाय आर डिजेनरेटिव प्रोसेस कॉल्ड फॉलिकल एट्रीजिया। मीन्स कि अब हमारे पास सेवरल प्राइमरी फॉलिकल्स स्टिमुलेट हुए थे विद दिस हार्मोन, जिसे हमने कहा था फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन, जो कि स्टिमुलेशन के तौर पे काम करता है ओवरी में मौजूद फॉलिकल सेल्स की स्टिमुलेशन के लिए, ताकि वो ओवम की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सके सिलेक्ट होकर। तो उनमें से प्राइमरी फॉलिकल सिलेक्ट हुए, जो रिमेनिंग थे वो ब्रेक डाउन हो गए, और ऐसे डिजेनरेटिव प्रोसेस को फॉलिकल एट्रीजिया कहते हैं। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। उसकी बात है कि अब FSH जो है वो तो बॉडी में उसका लेवल इंक्रीज़ कर गया है क्योंकि उसकी जो है वो सिक्रीशन हुई। तो ओवरी जो है अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ FSH, जाहिर है ओवरी के सेल्स थे फॉलिकल्स जो कि स्टिमुलेट हुए थे विद दिस हार्मोन, तो अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ FSH ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करेगी एक हार्मोन एस्ट्रोजन, जिसको कहा जाता है, आप इस नेम से भी फेमिलियर हैं। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस करवाता है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट वगैरह। तो ये एक हार्मोन जो है, अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये इस हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए पॉजिटिव फीडबैक का काम कर रहा है। मींस कि इसका लेवल इंक्रीज़ होने से हमारे पास एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये FSH के लिए नेगेटिव फीडबैक का काम करेगा। कैसे? हम डायरेक्ट जो है वो लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो है इसकी सिक्रीशन को कम कर देगा और इसके लिए नेगेटिव फीडबैक के तौर पे बिहेव करेगा, और जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से इसकी सिक्रीशन को रोक देगा। तो ये बात क्लियर। अब हमने देखना है कि एस्ट्रोजन का काम क्या है इस फेज़ में, कि इट स्टिमुलेट्स द एंडोमेट्रियम एंड वस्कुलराइजेज इट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडोमेट्रियम हमारी इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस वॉल की, जो कि उसकी वेरिएबल थिकनेस होती है। कभी वो जो है वो ज़्यादा थिक हो जाता है, कभी वो जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये उसकी वेरिएबल थिकनेस है। उसकी वस्कुलराइजेशन जो है यूट्रस वॉल की जो है वस्कुलराइजेशन, वो एस्ट्रोजन हार्मोन करता है, और ये जो है इसका इस फेज़ में जो है मेन रोल होता है। अब हम अपने सेकंड फेज़ की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टिमुलेशन प्राइमरी फॉलिकल्स को मिल गई है, वो ओजेनेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होके हमें जो है वो यहाँ पर एग की प्रोडक्शन हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट फेज़ में मूव करना है, जो कि ओवुलेशन है, और ओवुलेशन की भी आप डेफिनेशन जो है वो उससे फेमिलियर हैं कि ओवुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जब ओवरी में एग की प्रोडक्शन हो जाती है तो उसके बाद वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में मूव कर जाता है। तो ओवुलेशन को डिस्कस करते हैं कि उनमें कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं।
ओवुलेशन का प्रोसेस हमारे पास जो है अब जो है दोबारा होगा, जो हमारा सेकंड फेज़ है। इसमें हमें पहले से कंडीशन पता है कि क्या हो चुकी है कि FSH की जो है वो क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई है बॉडी में, एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, और ऐसी कंडीशन कॉज करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो सिक्रीट करे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये वही हार्मोन है जिसे हमने LH कहा है इन केस ऑफ फीमेल, और ICSH होते हैं ये इन केस ऑफ मेल्स। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो इंड्यूस करवाता है ओवुलेशन को। ओवुलेशन जो है वो द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द फॉलिकल के प्रोसेस को हम कहते हैं, इसीलिए मैंने आगे ये जो है वो लाइन मज़ीद जो है इंक्रीज करके लिख दी है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट होगा जब बॉडी में ये कंडीशन होगी जो फेज़ 1 से रिलेटेड है। फेज़ 2 में सिर्फ ये होगा कि ओवुलेशन होगी, और ओवुलेशन को इंड्यूस करवाने के लिए हार्मोन जो है वो सिक्रीट होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम LH कहते हैं। अब हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम देखते हैं अपने नेक्स्ट फेज़ में, जिसे हम जो है लूटियल स्टेज कहते हैं, या जो है हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ कहते हैं, जो कि ओवुलेशन के बाद की फेज़ है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है। अब यहाँ पर जो है जो कंसंट्रेट करने वाला जो पॉइंट है वो रप्चर्ड फॉलिकल, जिससे ओवम जो है वो रिलीज़ हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है। तो उस रप्चर्ड फॉलिकल का अब क्या जो है वो आगे का प्रोसेस है, उसको हमने जो स्टडी करना है वो अपने नेक्स्ट फेज़ में करना है, जो कि लूटियल स्टेज है, और उसमें ये हार्मोन इन्वॉल्व होगा। ये हमारी जो है थर्ड फेज़ है, लूटियल और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़। ल्यूटियल फेज़ क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारे पास ल्यूटिनाइजेशन होगी किसकी? रप्चर्ड फॉलिकल की। और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ इसलिए क्योंकि ये ओवुलेशन के फेज़ के बाद वाला फेज़ है। तो फॉलिकल सेल्स जो हैं आफ्टर ओवुलेशन मींस के जब एग जो है वो या ओवम जिसे हम कहें वो रिलीज़ हो चुका है, एक रप्चर्ड फॉलिकल जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा इनटू अ स्पेशल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। ये एक बात इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है कि ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है यानी सिक्रीशन देगा, एक टेम्परेरी तौर पे एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तौर पे एक्ट करेगा, और जो है उसको हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह क्यों काम करेगा? क्योंकि ये सिक्रीशन देगा, और साथ ही साथ जो है ये टेम्परेरी होगा, इसकी सिक्रीशन यानी टेम्परेरी होगी, परमानेंट नहीं होगी। तो ये पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट है कि ये येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो है, जो हमारे पास कॉर्पस लूटियम है, ये अपनी जो है हार्मोन सिक्रीट करेगा, जो उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसके बहुत से जो हैं वो इन्फ्लुएंस है जो हम स्टडी करेंगे। ये हार्मोन जो है वस्कुलराइज करता है एंडोमेट्रियम को, जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट फेज़ में देखा। एंडोमेट्रियम हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है, इसकी थिकनेस वेरिएबल है क्योंकि यूट्रस की वॉल ब्रेक डाउन होती है और कभी जो है वो वस्कुलराइज हो जाती है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टन हार्मोन्स, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस जो है वो वेरिएबल रहती है। इससे जो अपर लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है यूट्रस वॉल की, वो है पेरीमेट्रियम, और जो सबसे जो है वो इनर मोस्ट लेयर है जो कि एंडोमेट्रियम से भी बिलो है, वो हमारे पास है मायोमेट्रियम। तो वो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट जो है वो लेयर होती है यूट्रस वॉल की, और उसी की वस्कुलराइजेशन जो है वो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन करता है। और जो है दूसरा इसका काम ये है कि रिसेप्टिव बनाता है एंडोमेट्रियम को यानी यूट्रस की वॉल को, कि वो जाइगोट की इम्प्लांटेशन कर सके, और ताकि क्योंकि जाइगोट ने वहीं पर इम्प्लांट होना है तो उसको रिसेप्टिव बनाया जाता है, उनकी वॉल्स को यूट्रस की इतना वस्कुलराइज किया जाता है, इतना हार्ड थिक कर दिया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन ये काम करता है ताकि यूट्रस में जो है वो जाइगोट इम्प्लांट हो सके, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन, यानी कि मैटरनल और फीटल टिश्यू के दरमियान में कनेक्शन, जो कि हमारे पास क्या आगे का काम करेगा? एक्सचेंज ऑफ सर्टन मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल जो है वो मैटरनल और फीटल के दरमियान में जो है एक्सचेंज होता रहेगा। और प्लेसेंटा भी एक जो है वो हमारे पास कॉर्पस लूटियम की तरह एक ग्लैंड है, मींस कि एक टेम्पररी ग्लैंड है जो कि प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन करता है। ये भी हम पिछले टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं कि इन दोनों ग्लैंड्स में से फिर प्राइमरी सोर्स कौन है जो है हार्मोन का? सिक्रीट तो दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी सोर्स इसका कॉर्पस लूटियम है। क्यों? क्योंकि कॉर्पस लूटियम जो है वो इसको सिक्रीट करेगा, तो फिर यूट्रस की वॉल को जो है वो रिसेप्टिव बनाया जाएगा जाइगोट की इम्प्लांटेशन के लिए, तभी प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगी। यानी कि ये जो है फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद ये जो है वो स्टेप हमारे पास आता है। तो प्राइमरी सोर्स का कॉर्पस लूटियम है। कल की बात आज मैंने इसलिए रिपीट की ताकि ये मज़ीद क्लियर हो सके।
अब हम जो है लास्ट फेज़ की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है मेंस्ट्रुएशन फेज़। ये हमारा लास्ट फेज़ है, मेंस्ट्रुएशन फेज़। अगर फर्टिलाइजेशन अगर ना हुई, यानी कि ओवुलेशन होने के बाद जो है प्रॉक्सिमल पार्ट में ओविडक्ट के जब ओवम मूव कर जाता है, तो वहाँ पर अगर स्पर्म की अवेलेबिलिटी ना होगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं होगा, तब कॉर्पस लुटियम मींस कि वो जो हमारे पास ओवरी में रप्चर्ड फॉलिकल रह चुका था, जिससे ओवम हमारे पास रिलीज़ होके ओविडक्ट में आ गया था, तो वो एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में जो है वो मॉडिफाई हो गया था, जिसे हमने कॉर्पस लुटियम कहा था। तो वो कॉर्पस लुटियम जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं अकर होगी, वो स्टार्ट कर देगा डीजेनरेट होना, साइज रिड्यूस हो जाएगा। अब इसकी सिक्रीशन जो थी, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की थी, वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। यही नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो फर्टिलाइजेशन जब होती है तब ही रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज़ वो रिक्वायर्ड नहीं होता। क्यों? इसकी वजह यह है कि प्रोजेस्टेरोन का काम ही अभी हमने पढ़ा पिछले फेज़ में, वस्कुलराइज करना है, हार्डनिंग करना है ऑफ द यूट्रस वॉल फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द ज़ाइगोट, जिसे प्लेसेंटा फॉर्मेशन कहा गया है। लेकिन फर्टिलाइजेशन जब नहीं हुई अकर, तो फीमेल की बॉडी में फिर ये सारी जो चेंजेस हैं उनकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी कोई रोल जो है वो यहाँ पर नहीं होता, और इसकी जो है रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से इसकी सिक्रीशन भी कम हो जाती है, और उसका सोर्स जो प्राइमरी था कॉर्पस लुटियम, वो भी डीजेनरेट होना स्टार्ट कर देता है। और उसी के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन का स्पोर्टिंग इफेक्ट जो स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम पर था, जो कि इनर मोस्ट लेयर थी, स्पॉन्जी इसलिए कहा गया क्योंकि वस्कुलराइजेशन की वजह से, तो वो भी जो है उस पर भी जो स्पोर्टिंग इफेक्ट था प्रोजेस्टेरोन का, वो रिड्यूस कर जाएगा, और वो ब्रेक डाउन जो है वहाँ पर कॉज हो जाएगी। अब यूट्रस की वॉल की ब्रेक डाउन होने की वजह से जाहिर है डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होगा, यही जो है कंडीशन कॉज होगी। और सेल डेब्रिस मीन्स के जो भी वेस्ट मटेरियल है या जो हमारे पास डेड सेल्स हैं, उन चीज़ों का बॉडी से डिस्चार्ज आउट होना, यही प्रोसेस हमारा मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। और हमने जो प्रीवियस टॉपिक में बात देखी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि मेंस्ट्रुएशन फेज़ जो है हमारे पास 3 to 7 डेज़ तक जनरली जो है वो रिमेन रहता है, और जो है फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं ये दिन, और इसके लिए उसके पीछे स्ट्रेस, हार्मोनल प्रॉब्लम या हमारे पास मेल न्यूट्रिशन की भी जो है फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो है जनवरी 28 डेज़ के बाद ये प्रोसेस रिपीट होता है। ये भी एक कोई फिक्स जो है टाइम नहीं है, ड्यूरेशन फ्लक्चुएट हो सकती है बहुत से फैक्टर्स की वजह से। और ये जो सारा साइकिल हमने डिस्कस किया है, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें 4 फेजेस हमारे पास शामिल हैं, तो मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद दोबारा से यूट्रस वॉल जो है नेक्स्ट साइकिल में जो है वो एंटर हो जाती है और दोबारा से रेडी हो जाती है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द नेक्स्ट साइकिल। और जो है लास्ट ये बात कि मेंस्ट्रुअल फेज़ जो है उस वक्त इन्वॉल्व नहीं होता जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होती है, क्योंकि प्यूबर्टी के लेवल पर फीमेल पहली बार पहुंचती है। तब हम फॉलिकुलर स्टेज से जो है वो आगे मूव करेंगे और फिर मेंस्ट्रुअल फेज़ पे आएंगे। जाहिर है क्योंकि तब बॉडी में चेंजेस आती हैं, फॉलिकुलर स्टेज, फिर ओवुलेशन, फिर ल्यूटियल स्टेज एंड देन मेंस्ट्रुएशन। द फर्स्ट जो है कहने के फीमेल में जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है तब की बात। लेकिन जब एक फ़ीमेल काफ़ी पहले से ही प्यूबर्टी के लेवल तक पहुँच चुकी थी, तब मेंस्ट्रुएशन फेज़ को पहले रखेंगे, फिर बाकी जो है वो स्टेजेस को बाद में, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के बाद दोबारा से यूट्रस वॉल रेडी होती है, नेक्स्ट साइकिल में इन्वॉल्व होती है, ताकि दोबारा से इस साइकिल को कंटिन्यू रखा जा सके। तो ये आज आपको सारे पुराने टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए थे उसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे, क्योंकि आज हमने थॉरली इसको एक सीक्वेंशियल में डिस्कस किया है। तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं फिर बताती चलूँगी। आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।